दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अगर बात करें हम हमारे भारत के इतिहास के छेड़छाड़ को लेकर, तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि भारत के इतिहास के साथ बहुत ही ज़्यादा छेड़छाड़ की गई है। आज़ादी के पहले नहीं बल्कि आज़ादी के बाद भी लिखे गए भारतीय इतिहास के कई पक्षों को ज़्यादातर प्रधानता न देकर केवल एक पक्षीय लिखा गया है। वैसे कई असल और वास्तविक तथ्यों को भूमिगत कर दिया गया, जिससे हमारा इतिहास पूरी तरह किसी एक विचारधारा के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। इतना उलझा हुआ इतिहास है कि सच ही धूल धर्षित होकर रह जाती है और जो कभी भी इतिहास के साथ न्याय नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, आज़ादी के बाद लगभग 7 दशक तक जिस तरह से हमें हमारे इतिहास पढ़ाया गया, उससे हमारी पीढ़ियां गौरवशाली अतीत से मूर्ख बनकर और खुद की कुछ गलतियों का ढिंडोरा पीटते पीटते गुमराही बहुत अधिक हुई है और इतना हुई कि खुद की संस्कृति और सभ्यता को गलत समझने की भूल करने लगी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इतिहासकार सच्ची लगन से तथ्यों का पता कर पुनः विचार कर रही है और सच से पर्दा हटाए और पड़ताल जारी है ताकि ऐतिहासिक सच उजागर हो सके। दोस्तों, शुरुआती ऑब्जर्वेशन करने से पता चलता है कि भारतीय इतिहास से छेड़छाड़ का यह सिलसिला सबसे पहले 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल से आरंभ होता है। जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश 3 खंडों में बांट दिया था। दरअसल जेम्स मिल इस पूर्वाग्रह से ग्रसित थे कि उस वक्त का एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से काफी पीछे था और भारत में अंग्रेजों के आने से पहले केवल हिंदू अथवा मुस्लिम तानाशाहों का ही राज चलता था और यहाँ केवल जातिगत बंधन, धार्मिक बैर और अंधविश्वास का बोलबाला था। और उन्होंने अपनी ऐतिहासिक पुस्तक में भारत के इतिहास को वैसा विचित्र किया और ब्रिटिशों को उनके सभ्य बनाने वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन दोस्तों, जबकि सच इससे उलट था। आश्चर्य की बात यह है कि उस समय में भारत की आज़ादी के बाद भी जब इतिहासकारों द्वारा भारत का इतिहास लिखा गया, तभी भी मूलभूत रूप से इन भारतीय इतिहासकारों के द्वारा भी जेम्स मिल द्वारा किए गए भारतीय इतिहास को जिस तरह लिखा हुआ था, उसी को बिना सोचे समझे ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया या सिर्फ उनके मात्र नाम ही बदले गए। क्या उनके लिए यह विचार करना जरूरी नहीं था कि किसी भी पीरियड का नामकरण किसी शासक की जाति या धर्म पर कितना जायज हो सकता है? दोस्तों, हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि प्रजा को छोड़िए, प्राचीन भारत के सारे शासकों का भी धर्म एक सा कभी नहीं हुआ था। भारतीय संस्कृति को इतनी महान, गौरवपूर्ण व मायने योग रही है कि प्राचीन भारत में झांक कर देखने पर ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि एक ही वंश के पिता पुत्र शासकों का धर्म अलग अलग मिलता है। उन्होंने कभी भी पुत्रों को स्वधर्म मानने की विवश नहीं किया और न ही अपनी प्रजा को अपना धर्म मानने का विवश किया था। उदाहरण के तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य जैन थे, बिंदुसार हिंदू और बौद्ध और अशोक महान बौद्ध, फिर भी उनके शासक काल में सर्वधर्म सम्मान मौजूद रहे। वैसे दोस्तों, उपनिवेशवाद के दौर में ब्रिटिश लेखकों द्वारा विद्वानों और इतिहासकारों ने हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत को मजबूती रखने के लिए भारत और समृद्ध आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक ढांचे को ध्वस्त करने की साजिश के तहत व्यापक तौर पर भारतीय इतिहास को निशाना बनाते हुए जमकर छेड़खानी की, क्योंकि वह इस बात से बहुत ही अच्छी तरह से समझते थे कि किसी भी देश की संस्कृति और इतिहास को ठेस पहुंचाए बगैर वहां के नागरिकों को अधिक दिनों तक गुलामी के बंधन में नहीं रखा जा सकता। उनका मनोबल गिराने, उन्हें आत्महीनता का अनुभव करवाएं, उनकी संस्कृति और इतिहास को छिन भिन कर देना चाहिए। इसके अलावा कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत का इतिहास जो भारतीय इतिहास से बिल्कुल गायब है, जो अहोम साम्राज्य भारत की शान थी, वह कहीं पढ़ाने को नहीं मिलता। दक्षिण के महान चोल वंश, पल्लव वंश और राष्ट्रकूट के महान योगदान को बिल्कुल ही भूल दिया गया है, जिन्होंने भारत महान का अपूर्व निर्माण किया। हम्पी और विजयनगर के खंडर आज भी भारत और यहाँ की संस्कृति की गौरव गाथा गाते हैं। लेकिन नहीं, इतिहास की किताबों में तो अकबर, बाबर, हुमायूं, खिलजी, इनकी किताबें पढ़ाई जाती है। आखिर क्यों? दोस्तों, हम अपने पिछले 1000 वर्षों से इतिहास का ही नहीं यदि अध्ययन करें तो पाएंगे कि इस दौरान हमारे अनेक पुस्तकालय जला दिए गए, हमारा नालंदा विश्वविद्यालय खाक में मिला दिया गया, हमारे मंदिर तोड़ दिए गए, हमारे प्राचीन ग्रंथों के साथ छेड़खानी की गई। क्यों? इसलिए कि हम भारतीय अपने असली इतिहास को भूल जाएं। मतलब सिर्फ हिंदू ही संपूर्ण भारतीय समाज से ही है। इन तथाकथित वामपंथी इतिहासकारों ने सौहार्द का माहौल बिगाड़ने की
पूरा से पूरा काम किया। और दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप पूरी जानकारी जानना चाहते हो तो इससे पहली वाली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप YouTube पे सर्च भी कर सकते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी उज्जवल संघ, आपको वीडियो वहाँ मिल जाएगी। खैर दोस्तों, ऐसे में नई भारतीय पीढ़ी का युवा अपने देश का वास्तविक इतिहास जानना चाहता है। उसकी रुचि इस तरफ बढ़ती जा रही है, चाहे वह किसी भी विषय का छात्र हो। अब अपने देश के इतिहास के प्रति उसका रुचि बढ़ती जा रही है। इसलिए दोस्तों, अब समय आ गया है सच दिखाने का। सरकार ने फैसला ले लिया है दोस्तों। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्कूल की किताबों पर द इंडियन एक्सप्रेस ने जून महीने में इन्वेस्टिगेशन सीरीज की तीसरी रिपोर्ट छापी। इस रिपोर्ट को अंग्रेजी अखबार से जुड़ी रितिका चोपड़ा ने लिखा है कि केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद किताबों में मुगल शासक काल के बारे में दी गई जानकारी को कम कर दिया जाए और क्लास 6 से क्लास 12 तक की इतिहास की किताबों की पड़ताल की जाए। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम शासकों से संबंधित ज्यादातर बदलाव एक ही किताब में किए गए हैं। क्लास 7 की इतिहास की किताब में दिल्ली सल्तनत से जुड़े राजवंशों जैसे तुगलक, खिलजी और लोधी इत्यादि पर कई पेजों को हटा दिया गया है। इसी तरह मुगल साम्राज्य की जानकारी देने वाले कई पेजों को हटा दिया गया। और क्या क्या बदलाव किए गए हैं विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, क्लास 7 की इतिहास की किताबों में दिल्ली सल्तनत के विस्तार से जुड़े 3 पेज खास तौर पर दक्षिण में सल्तनत के विस्तार को हटा दिया गया है। इसके अलावा लगातार होने वाले मंगोल हमलों पर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक की प्रतिक्रिया की तुलना करने वाला एक विस्तृत चार्ट भी हटा दिया गया है। दोस्तों, क्लास 7 की किताब के चैप्टर द मुगल एम्पायर में भी कुछ चीजें हटाई गई है। इसमें हुमायूं, शाहजहां, बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब जैसे मुगल लीडरों की उपलब्धियां शामिल हैं। क्लास 12 की इतिहास की किताब के चैप्टर किंग्स एंड काउंसिल द मुगल कोर्ट्स, इस बात को भी हटा दिया गया है। इस चैप्टर को अकबरनामा और बादशाहनामा जैसी मुगल युग की पांडुलिपियों और युद्धों, शिकार अभियानों, भवन निर्माणों और दरबारों के दृश्यों के माध्यम से मुगलों के इतिहास के बारे में बताया गया है। अफगानिस्तानी लुटेरा मोहम्मद गजनी के बारे में भी कई चीजें बदली गई है। सबसे पहले उनके नाम से सुल्तान शीर्षक हटा दिया गया है। इसी तरह मुगल साम्राज्य के नाम से एक चैप्टर का नाम बदलकर सिर्फ मुगल रख दिया गया है। अकबर की नीतियां पर एक खंड को भी हटा दिया गया है, जिसमें अकबर के प्रशंसकों की विशेषता, अलग अलग लोगों के सामाजिक रीति रिवाजों और धर्मों में अकबर की रुचि और कैसे अकबर ने संस्कृत की किताबों का फारसी में अनुवाद करवाया, ये सब बताया गया है। तो दिल्ली सुल्तान चैप्टर का शीर्षक बदलकर दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी कर दिया गया है। दोस्तों, NCERT ने अवध, बंगाल और हैदराबाद के स्वतंत्र राजनीतिक राज्य जो पुराने मुगल प्रांतों से बने थे उन पर पूरे 5 पेज की जानकारी को 8वीं शताब्दी राजनीतिक संरचना नाम के चैप्टर को मिटा दिया गया है। राजपूतों, मराठों और सिखों, जाटों के नियंत्रण वाले राज्यों की जानकारी को बरकरार रखा है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ चीजें और भी हटाई गई है। छात्रों को अब क्लास 7 के इतिहास से सिलेबस में रूलर्स एंड बिल्डिंग नामक एक चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा। इस चैप्टर में हिंदू राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर के आर्किटेक्चर और मुस्लिम शासकों द्वारा बनाए गए मस्जिदों, मकबरों और किलों के बारे में बताया जाएगा। क्लास 11 के इतिहास में द सेंट्रल इस्लामिक लैंडर्स चैप्टर को हटा दिया गया है। ये इस्लाम के उदय और मिस्र के अफगानिस्तान तक इसके विस्तार से संबंधित था, जो कि 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक इस्लामिक सभ्यता का मुख्य क्षेत्र रहा है। देखिए दोस्तों, अतीत के पन्नों से बाहर झांकता सच बाहर आने को तैयार है और पुनर्विचार जरूरी भी था। भारतीय इतिहास का सच भी अब अंधेरे की काल कोठरी से उजाला की ओर बढ़ चुकी है। यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है। आखिर आजादी के लगभग 76 साल बाद ही सही, लेकिन भारत के अतीत लेखन पर पुनर्विचार आवश्यक है ताकि आने वाली पीढ़ियां पूरा सच जान सके। वैसे दोस्तों, इतिहास की किताबों में सच्चाई की बदलाव होने जा रही है। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने परिवारों को शेयर करें। दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।